तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एनर्जी एंड एनवायरमेंट के अंदर डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना चाहूंगा, तो आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। वो लेक्चर 1 था, ये लेक्चर सेकंड है आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल का। और इन दोनों लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आई होप आप अच्छा स्कोर एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को भी जरूर बताइए कि और भी किस तरह का आप वीडियो कंटेंट चाहते हैं। और भी अच्छा से अच्छा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बस आपके मोटिवेशन की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ प्लैनेट। यानी ओजोन लेयर का क्या रोल है हमारे अर्थ को, हमारे प्लैनेट को क्या करने, प्रोटेक्ट करने का, यानी रख रखाव करने में। एंड हाउ ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। और कैसे हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है और बहुत सारी डीएक्टिविटीज उसके अंदर उभरते जा रही है। तो उसका क्या कारण है, उसके क्या रूल है, क्या उसका प्रोसीड्यूर है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे आंसर में। तो कह रहा है कि रोल ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो नेचुरल ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर बिटवीन 16 टू 40 किलोमीटर। यानी जो आपका प्रकृति नेचुरल ओजोन लेयर है वो आपका 16 से 40 किलोमीटर के बीच के दायरे में है। फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर को दर्शाता है। एंड दिस ओजोन लेयर इज अ वर्चुअल सिग्निफिकेंस एज इट ऑब्जॉर्ब हाई एनर्जी फोटोन ऑफ ultraviolet radiation of wavelength 280 to 320 ppm from the sun and thus protect all the biota from the hazardous effect of ultraviolet ray radiation। यानी जो आपका ओजोन लेयर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मिलकर बना है। और वो लगभग आपका वेवलेंथ उसका कितना है, 280 से 320 पार्ट्स पर मिलियन के बीच में है। अगर उसके इक्वेशन की मैं बात करूं तो O3 प्लस अल्ट्रावायलेट रे बी रेडिएशन आपका चेंज होकर बनेगा O2 प्लस O। Thus, ozone absorb ultraviolet ray radiation and prevent them to reach अर्थ सरफेस। और उसके थ्रू क्या होता है, वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। अगर मैं बात करूं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के बारे में, तो इसमें कह रहा है कि ओजोन लेयर इज डिप्लेप्ड by the various chemicals such as chlorofluorocarbon, nitrous oxide and other air pollutant containing halogens। यानी जो आपका ओजोन लेयर डिप्लेट किसके कारण होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा होता है, और भी बहुत सारे जो पोल्यूशन फैलाने वाली चीजें हैं जो एयर के अंदर मौजूद होती हैं हेलोजन के टर्म में, वो आपके ओजोन लेयर को डिप्लेट करती हैं, दैट मींस इफेक्ट करता है। These chemicals break down ozone in oxygen and thus reduce its concentrations। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म कौन कौन से यूज होते हैं ओजोन लेयर में, तो मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इंक्लूड टू प्रोसेस। पहला प्रोसेस आपका नेचुरल है, दूसरा आपका बाई एंट्रोपोजेनिक प्रोसेस। उसके बाद आपका है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर अलाउज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू रिच on earth which has various adverse effect of ultraviolet radiation is on immune system and it may cause the damage or to whole immune system। यानी ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को, सिस्टम को जो ग्रो करता है उसको डैमेज करने का ये ओजोन लेयर काम करता है। एंड अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी कॉज 3 काइंड ऑफ स्किन कैंसर, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा। ये सारे आपके बीमारी के नाम है, बेसिकली थोड़ा सा और नाम है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, तो उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, चीजें आपके सामने टू द पॉइंट है। एंड अल्ट्रावायलेट रेज इफेक्ट द लेंजरहांस सेल एंड सेल इन द epidermis of human skin which are key player in immune surveillance। okay,
सेकंड आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर वाटर पोल्यूटेंट एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर एंड हाउ वाटर पॉल्यूशन कैन बी अवॉइड। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूटेंट क्या है और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स क्या है, किस तरह से उसका यूज होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है और उसे किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, बहुत एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसके आंसर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आंसर दे रहा है वाटर पोल्यूटेंट क्या होते हैं। द पोल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन वाटर नोन एज वाटर पोल्यूटेंट, यानी वैसे पोल्यूटेंट जो वाटर के अंदर मौजूद रहते हैं वो आपके वाटर पोल्यूटेंट कहलाते हैं। वेरियस सोर्स विच आर पोल्यूटिंग वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर यूज एज फॉलोज, यानी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर के पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। पहला आपका स्वेग एंड डिकम्पोजिट वेस्ट, जो डिकम्पोजिट वेस्ट होते हैं उसके थ्रू वाटर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल होते हैं जो आपके नदी नालों में बहाए जाते हैं जिसके कारण वो चीज उभरता है। उसके बाद आपका है एग्रीकल्चर डिस्चार्ज, और एग्रीकल्चर डिस्चार्ज से भी होता है, जैसे गाय भैंस हो गए वो क्या होते हैं नदी तालाब में नहाते हैं, उनके थ्रू आपका वाटर पोल्यूशन होता है। टॉक्सिक मेटल्स एंड सिल्टेशंस एंड थर्मल पोल्यूटेंट एंड रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट, ये सारे आपके पोल्यूटेंट के टाइप हैं। अगर इसके स्वेग एंड डिकम्पोजिट वेस्ट की बात करें तो इसमें है स्वेग इज कॉमनली अ क्लाउडली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये क्या करता है मिनरल ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करता है। अबाउट 75% ऑफ वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द स्वेग एंड डिकम्पोज डोमेस्टिक वेस्ट, और लगभग 75% जो आपका वाटर पोल्यूशन होता है वो डिकम्पोजिट वेस्ट और स्वेग के द्वारा ही होता है। दिस इंक्लूड वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम एंड एक्सेट्रा, ये कॉजेज आपके किससे थ्रू होते हैं बाथरूम से या फिर आपके किचन से और भी बहुत सारी चीजों से ये फैलते हैं। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के बारे में तो इसमें कह रहा है कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू अ वाटर बॉडीज कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स, hazardous compounds, फिनॉल, एमाइंस, मेटालिक वेस्ट, प्लास्टिक्स, प्लास्टिसाइजर्स एंड एक्सेट्रा, यानी ये सारी चीजें आपके क्या इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल जो डेंजरस केमिकल भी होते हैं जिनसे कई बार जान भी जा सकती है, तो वो सारी चीजें आपके नदी नाला में डायरेक्ट बहा दिया जाता है, तो उसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। These influent when discharged through a swage system and poisons and the biological purification mechanism of swage treatment and cause several pollution problem। तो वही बात जो मैंने बताया, बहुत सारे पॉइजन के थ्रू वो चीजें प्रोवाइड करते हैं और घातक साबित हो सकता है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो वो आपका एग्रीकल्चर डिस्चार्ज होता है, जैसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, herbicides, fertilizers, farm waste, manure sludge, dragon from silage, plant and animal debris and soil erosions containing mostly the inorganic material are the major source of water pollution. Pesticides and insecticides, fertilizers, etc. are carried away to water source by the rain water, यानी रेन वाटर के सोर्स के द्वारा ये आपका फैलता है यानी बढ़ता है। फोर की मैं बात करूं वो आपका है टॉक्सिक मेटल। टॉक्सिक मेटल आर एडेड इन एक्वाटिक सिस्टम फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, डोमेस्टिक स्वेग डिस्चार्ज, स्ट्रीट डस्ट एंड लैंड रन ऑफ एंड फॉसल फ्यूल बर्निंग, यानी जो आपका टॉक्सिक मेटल होता है वो एक्वेटिक सिस्टम के थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है, डोमेस्टिक स्वेग डिस्चार्ज में यूज होता है और फॉसल फ्यूल्स के बर्निंग के द्वारा ये आपका बनता है। एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ द हैवी मेटल इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, यानी जो आपका इंडस्ट्रीज है वो आपके मेन सोर्स है हैवी मेटल एक्वेटिक एनवायरनमेंट के। अगर मैं बात करूं फिफ्थ की, वो आपका सिल्टेशंस, तो इसमें है कि silt consist of dirt and dust particle which are carried from the land to water, and these soil particles create high turbidity in water and may hinder the free movement of aquatic organism, growth of fishes and their productivity। यानी जो आपका सिल्टेशंस है वो आपके जो मछली पालन होता है उसमें ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट देता है और मछलियों की जो उत्पत्ति होती है उनके प्रजनन में थोड़ी सी वो दिक्कत करता है। अगर मैं अवॉइडिंग की बात करूं किस तरह से हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, मिनिमाइज द वेस्ट विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, यानी उस वेस्ट को कम यूज करना जिसे हम दोबारा प्रिवेंट नहीं कर सकते। एंड रिलीजिंग ओनली द हार्मफुल वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट, केवल वही चीज को हम रिलीज करें जो एनवायरनमेंट में आपके घुल मिल सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कह रहा है कि डिस्कस ब्रीफली अबाउट द डिस्पोजल, मेडिकल एंड ई वेस्ट,
यानी डिस्पोजेबल मेडिकल यानी हॉस्पिटल्स में जो आपके चीजें यूज होती हैं वो सारी चीजों के बारे में आपका कह रहा है। जो प्लास्टिक की वेस्ट आपके हॉस्पिटल्स में प्लास्टिक का यूज होता है वो। तो प्लास्टिक वेस्ट के बारे में ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही आप लिखेंगे, लेकिन ये चीजें लिखने के मकसद ये है कि चीजों को आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है plastic are typically polymer of high molecular mass and may contain other substance to improve performance। यानी जो आपका प्लास्टिक है ये क्या है, एक प्रकार का हाई मोलिकुलर पॉलीमर है जो कंटेन करता है सब्सटेंस को उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। मोनोमर ऑफ प्लास्टिक्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो आपका मोनोमर होता है प्लास्टिक का वो या तो सिंथेटिक हो सकता है या फिर आपका नेचुरल हो सकता है। ड्यू टू इट्स वर्सैटिलिटी प्लास्टिक हैज बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी इस दौर में जो आपका प्लास्टिक है वो काफी महत्वपूर्ण चीज बन चुका है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं वो हानिकारक है। And the immune growth in the composition of plastic and consequent plastic waste resulted in a serious threat to our environment। एंड जो आपके एनवायरनमेंट को बहुत घातक साबित कर सकता है आपके प्लास्टिक का यूज, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है जो कि अभी ह्यूमन बीइंग को समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट इसमें है कि इन मैकेनिकल रिसाइकलिंग द वेस्ट प्लास्टिक्स आर कवर्ड टू द डिफरेंट प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, सेपरेशन, क्लीनिंग। अगर मैं बात करूं ई वेस्ट के बारे में तो ई वेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आप समझ सकते हैं include all the junk electronics, that is TV, television, that means refrigerator, DVD, computer monitor, printer, scanner, chips, plastic and wires and sophisticated medical equipments। यानी ये सारी चीजें जो आपके वेस्ट को, जो आपके पोल्यूशन को बढ़ाती हैं, वो आपके ई वेस्ट में यूज होता है। these electronic applications when in use generally pose no threat, but when disposal of either by landfilling or incinerations pose serious health hazard, as most of serious health hazard as most of these product contain lead, arsenic, कैडमियम, मरकरी, बेरिलियम एंड एक्सेट्रा। यानी ये कहीं ना कहीं हाई पावर में आपके ह्यूमन बॉडी को अफेक्टेड करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ई वेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी। यानी जो आपका ई वेस्ट है वो आपकी 21वीं सदी की काफी बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर मैं 4 क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रिप्रेजेंटेड द सम of total of various life forms such as plant, fishes and mammals at the various biological level included genes, species, habitats and ecosystem। यानी बायोडायवर्सिटी रिप्रेजेंटेट करता है टोटल वेरियस सम को, किसके बारे में, किसके सम को, प्लांट के, फिशेस के, मैमल्स के और भी बायोलॉजिकल जो लिविंग बींग्स होती हैं उनके सम को ये रिप्रेजेंटेट करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो आपका बायोडायवर्सिटी है, यानी बायोडायवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इंक्लूडिंग देयर जेनेटिक डायवर्सिटी एंड द असेंबलेज दे फॉर्म एंड दिस कंसेप्ट इंटररिलेटेड द जीन्स, स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी कार्य करने की क्षमता ही आपकी एनर्जी होती है, आपको पता है। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी इनपुट फॉर डेवलपमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्राइमरी इनपुट को देने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशन। प्रत्येक जो जीवित प्राणी है उसको अपने वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, विच दे ड्राइव फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो उसे उसके आसपास के वातावरण से मिलता है। Man has required and used the energy ever since he came on the earth। यानी जब से मनुष्य ने धरती पे कदम रखा तभी से वो अपने एनर्जी को सही तरीके से यूज करता है, एनर्जी की उसकी जरूरत होती है। Primitive man gets energy in the form of food by eating plant and the animals।
यानी जो प्रिमिटिव मैन होते हैं वो एनर्जी को किस तरह से लेते हैं, फूड को खा के, खानों को, जैसे कि ईटिंग ऑफ फूड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनर्जी इज अवेलेबल इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड एनर्जी इन मैटर, यानी इतने फॉर्म में आपकी एनर्जी अवेलेबल है। Out of all these form of energy, electrical energy is the most preferred form of the energy due to the following, यानी सारे एनर्जी में जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है काफी मोस्ट पॉपुलर एनर्जी है। क्यों? उसका मेन फर्स्ट कारण यह है कि कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ केबल्स, यानी इसे हम केबल के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस आर मिनिमम, इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके ट्रांसफॉर्मेशन में कम खर्च लगता है, एंड कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और ये अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है फॉलोइंग मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी सोर्स एज फॉलोज, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, उसके बाद 6 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉसिबिलिटीज फॉर एनर्जी स्टोरेज, यानी एनर्जी स्टोरेज को पॉसिबिलिटीज को बढ़ाने पे हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ मेथड आर अवेलेबल और आर इन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज, सम इंपॉर्टेंट मेथड्स आर कैटेगराइज्ड बिलो, यानी आपके जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो नंबर नीचे दिए हुए हैं। जैसे पहला है आपका मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज, जिसमें आपका पंप, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज आ जाता है एंड फ्लाईव्हील, एंड थर्ड आपका कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज। सेकंड है आपका केमिकल एनर्जी स्टोरेज, जिसमें आपका स्टोरेज बैटरीज, हाइड्रोजन्स, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, एंड थर्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, एंड फोर्थ है आपका थर्मल एनर्जी स्टोरेज, जिसमें आपका सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूं इसमें पॉइंट की, तो कह रहा है कि पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम, यानी पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम में क्या होता है, एक्सेस एनर्जी यूज्ड टू पंप वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू हायर लेवल, यानी जो वाटर होता है उसको लोअर लेवल से हायर लेवल तक पहुंचाने में एक्सेस एनर्जी, बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर कैन बी यूज्ड टू रन अ हाइड्रोलिक टर्बाइन बाय अलाउइंग द वाटर टू फ्लो डाउन, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं। एंड इन कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर इज स्टोर्ड इन रिजर्वियर्स। एंड अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इन फ्लाईव्हील एक्सेस एनर्जी इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी इलेक्ट्रिकली retrieved and when the flywheel is run as a generator, आपका flywheel generator की तरह ही वर्क करता है। अगर मैं 7 क्वेश्चन की बात करूं, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ, तो इसको डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड को। तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक लेवल को क्या करते हैं, समझते हैं। द बेस ऑफ विच पैरामिड्स रिप्रेजेंटेड द प्रोड्यूसर्स और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी जो आपका इसमें प्रोड्यूसर्स होगा वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होगा, विल द एपेक्स रिप्रेजेंटेड द टर्सरी और द टॉप कंज्यूमर, और बाकी जो एपेक्स होंगे वो टॉप कंज्यूमर्स में और टर्सरी कंज्यूमर में रहेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, हार्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें 3 है आपके, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर मैं बात करूं पिरामिड ऑफ नंबर्स की, तो इसमें कह रहा है कि इट शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल, यानी ये क्या करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रत्येक लेवल पे डिफाइन करता है। एंड इन अ ग्रासलैंड द प्रोड्यूसर्स व्हिच आर मेनली ग्रासेस आर ऑलवेज मिनिमम इन नंबर। अगर मैं सेकंड की बात करूं पिरामिड ऑफ बायोमास, तो कह रहा है कि दे शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स in forest and grasslands. There is generally a gradual decreases in biomass of organism at successive level from the producers to the top carnivores. And third है आपका pyramid of energy, तो the energy pyramid given the best picture of all over the nature of ecosystem, यानी जो आपका energy pyramid है वो काफी important picture देता है, जिसके थ्रू हम सारे जो pyramid है उसे समझ सकते हैं। Here number and weight of organism at any level depend not on the amount of fixed energy present at any one time in the level just below, but rather than on the earth rate at the which food is being produced. Okay, उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम विथ नेट स्केच, यानी एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है उसको एक स्केच के थ्रू हमें समझाना है।
तो इसमें कह रहा है कि इन ऑल द टाइप ऑफ इकोसिस्टम द सम इज द प्राइमरी सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे सम हो गया है, आप सन कीजिएगा। सन एक प्रकार का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, एंड सोलर रेडिएशन रीचिंग ऑन द अर्थ आर यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। जो आपके जो सोलर पैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, एंड द एनर्जी इन दिस फॉर्म इज ट्रांसफर टू हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो यहाँ से आप फिगर देखिए, ये आपका सनलाइट है, सनलाइट आपका इस पेड़ पे पड़ रहा है यानी प्लांट पे, प्लांट के थ्रू आपका ये जा रहा है एक्सक्रेशंस एंड डीके प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स में। उसके बाद यहाँ पे ऑमनीवोर्स यहाँ पे है, यहाँ पे कार्निवोर्स है, यहाँ पे हार्बीवोर्स है, और ये साइक्लिक प्रोसेस आपका चल रहा है। तो ये आपका एनर्जी फ्लो का डायग्राम हो गया। अगर मैं बात करूं 9 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि डिस्कस अबाउट द थ्रेटेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज इन शॉर्ट। तो थ्रेटेड स्पीशीज क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द टर्म थ्रेटेड इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीशीज दैट हैव declined significantly in total number and may be on the verge of extinctions in the certain localities, and a threatened species may still found in reasonable size in its natural habitat, but the population is reducing unless conservation measures are taken and it is likely to be endangered। उसके बाद आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो स्पीसीज इज डिक्लेयर एज इंडेंजर्ड व्हेन द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इज वेरी स्मॉल। इसमें नंबर ऑफ सर्वाइवर्स क्या हो काफी कम हो, और हुज हैबिटेट आर फुली डिस्ट्रॉयड, जिसका हैबिटेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो, एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटेंशन ओवर ऑल और मस्ट ऑफ इट्स हैबिटेट। अगर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो इसमें कह रहा है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को की महत्वता को बताना है, महत्वपूर्ण क्यों है वो। तो बायोडायवर्सिटी इज ऑफ बोथ एस्थेटिक as well as the practical importance। Rich biodiversity is an indicator of the health of a particular habitat and its potential to sustain life। Importance of biodiversity can be understood as follows। यानी बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस क्यों है उसे हम समझ सकते हैं पॉइंट के थ्रू। पहला पॉइंट है कि बायोडायवर्सिटी हेल्प्स टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय प्रोवाइडिंग फूड, क्लॉथ, मेडिसिन एक्सेट्रा। यानी बायोडायवर्सिटी जो है मदद करता है ह्यूमन बीइंग को, किसके द्वारा, फूड के द्वारा, क्लोथ के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका है डाइवर्ज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स us invaluable and indispensable ecological services। And third है biodiversity also preserve and improves the socioeconomic, aesthetic, cultural and religious value of ecosystem। ओके उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूशन। तो द एनवायरनमेंट इज विच we are living has a limited quantity of natural resources। यानी जहां पे हम जिस environment में रह रहे हैं वहां पे number of high level के natural resources available हैं, and we cannot use their resources endlessly। और इस resources को हम क्या कर सकते हैं, अंत तक यूज नहीं कर सकते। and today every component of our environment, bees, air, water and soil are polluted। और इस दौर में हम देखें तो हमारा जितना भी यूज किए जाने वाली चीजें हैं वो क्या है, आपकी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, यानी पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। एंड इफ वी डू नॉट डू समथिंग soon arrest the decline in environment at all levels, there will be no future of our next generation। अगर हमने इस पर अभी विचार नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं खतरे में जा सकती है। तो हमें उनके बारे में भी सोचना है और अपने सोर्सेस को कम से कम और बेहतर जगह पे उसको यूज करना है। टू प्रिवेंट पॉल्यूशन वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। यानी पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। वी नीड टू सी आवर सेल्फ एज एन इंडिविजिबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस यूनिवर्स में अपने आप को एक अलग आदमी, अलग इंसान मान के चलना होगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। समझ पा रहे हैं आप, यानी अपने आप को ऐसा चेंज करें जो कि आपको पूरी दुनिया से आपको डिफरेंट दिखाई दे। अपने आप को ऐसा समझना है। इसमें पॉइंट है कि डोंट ओवर यूज एनर्जी, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज,
यानी हमें क्या करना है, अपने इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी जगह बताना है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है तो उसके स्विच को ऑफ कर देना है एंड जनरेट मिनिमम वेस्ट, काफी कम वेस्ट को जनरेट करना है एंड यूज रिसोर्सेज ओनली पर द रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट है तभी हम उन चीज को यूज करें, अदरवाइज यूज ना करें। थर्ड है ट्राई टू प्रोटेक्ट एक्जिस्टिंग ट्रीज एंड प्लांट मोर और मोर मच पॉसिबल, यानी प्लांट को, ट्रीज को हमें बचा के रखना है जितना हो सके। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्टेड हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है कॉजेस कैंसर इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, यानी ये कैंसर को डेवलप करता है। और मरकरी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ काइंडली डैमेज cyclodens and can lead to liver toxicity and causes neuromolecular blockage as well as depressions of central nervous system and also causes the headache, nausea and fatigue, eye irritations and skin rash। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम सच एज टेम्परेरी ह्यूमिडिटी, रेन, वाइंड एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट द वेदर, यानी ये जो चीजें हैं आपकी, ये सारी के मिलने से क्या होता है, हमारा एक वेदर बनता है। एंड जनरल वेदर कंडीशंस, सेसनल वेरिएशंस एंड एक्सट्रीम्स of weather in a region when adverse over a long period of at least 30 years is called climate, यानी 30 वर्षों तक जो चेंजेस में आपके आने से ये बनता है वो आपका क्लाइमेट बनता है। Thus climate is the long term pattern of weather condition of a given area. The change in global temperature will not be uniform everywhere. The place at higher latitudes will be warmed up more during late autumn and winter than tropics। अगर मैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी में देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि बायोमास इन जनरल रिफर्स टू ऑल लिविंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा एंड द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास इज नोन एज बायोमास एनर्जी, यानी वैसा एनर्जी जो बायोमास के थ्रू ऑब्टेन्ड होता है वो बायोमास एनर्जी कहलाता है। एनिमल फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट गेट देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेटिक प्रोसेस यूजिंग सोलर एनर्जी, यानी जो आपके एनिमल होते हैं, एनिमल आपके भोजन किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, और प्लांट आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, सूर्य के प्रकाश से, और जो वाटर्स होती हैं उनके अवेलेबल में अपना भोजन बनाता है। Therefore बायोमास एनर्जी इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। तो आपका जो बायोमास एनर्जी है ये इनडायरेक्टली एक प्रकार का सोलर एनर्जी के थ्रू कलेक्ट होता है। एंड द अर्थ टोटल बायोमास रिप्रेजेंटेड एन इनॉर्मस store of energy and it has been estimated the total biomass produced annually can satisfy total energy demand of the world 8 times, and since biomass can be regrown it is potentially renewable source। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को बताना है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आर टू मेजर एस्पेक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम शोइंग इट्स फिगर। यहाँ पे आप फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे एक कटिंग को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेड किया है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो कुछ बने ना बने, आपको बस ये फिगर बना के आना है। ओके, और इसमें अगर अगर आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, जो कि आपके क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम के ये 3 पॉइंट है। और अगला जो 3 पॉइंट है वो आपका किसके लिए है, फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपके दिए हुए हैं, देख सकते हैं। एंड वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। तो यहाँ पे आपका एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, तो इतने चीजों को आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। तो ये उसका ही पार्ट है जिसमें आप एबायोटिक कंपोनेंट को देख सकते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, इसको वीडियो का आप रोक के आसानी से जूम करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को प्रॉपर आप बनाते चलिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की, तो उसमें कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इन सीटू में बात करूं तो मींस इन द ओरिजिनल प्लेस, इसका मतलब होता है आउटसाइड द ओरिजिनल प्लेस। एंड इसमें है इन सीटू मेथड्स आर कैरिड आउट ऑन साइट सच एज इन द वाइल्ड, एंड एक्स सीटू मेथड्स आर कैरी आउट ऑफ द साइट सच एज लैबोरेटरीज,
बोटेनिकल गार्डन एक्सेट्रा। थर्ड इसमें है कि मेथड आर एप्लीकेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन एंड मेथड आर एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल पॉपुलेशन। उसके बाद आपका है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैन बी इजीली मेंटेन। उसके बाद है लेस एक्सपेंसिव, इसमें है आपका मोर एक्सपेंसिव। आई होप ये क्लियर हुआ क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं 17 नंबर क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ एडवर्स सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउसेस gases such as carbon dioxide emission from the burning fossil fuels or the formed deformation which trap heat and would otherwise escape from the earth। यानी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकार का ऐसा मैटर है जो हमारे अर्थ के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा है, और उस कंडीशन में हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजरस गैसेस होती हैं उनके फॉर्मेशन से जो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो जलता है उनके ज्यादा उनके यूज से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक फिगर के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे सनलाइट आप देख सकते हैं, सनलाइट किस तरह से इस सरफेस से आ रहा है, सरफेस से टकरा के फिर वापस से चला जा रहा है। तो इस डायग्राम को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन पूछता है तो डायग्राम से नंबर आपके बेहतरीन आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यानी तीन आपके दिए हुए हैं, फ्लूड, अर्थक्वेक, साइक्लोन। तो इन तीनों के बारे में अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी आप थोड़ा बहुत पूछ के लिख ही सकते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक भूकंप आप जानते ही हैं, साइक्लोन के बारे में पता ही होगा, फ्लूड पता ही होगा। अगर मैं फ्लूड की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड drainage, fluid are the defined as the relativity high flow of और स्टेज इन रिवर। यानी इसका मतलब ये है कि जब रिवर में वाटर की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है, मार्क बाय देयर हाई देन यूजुअल एंड आल्सो द इंडक्शन ऑफ लो लैंड दैट मे रिजल्ट। thus fluid is the overflow of a large water body such as a river or lakes so that it crosses its boundaries and reach inhabited areas। and flood are caused due to the heavy rain, a high rate of storms, dam failures and rapid snow metals। यानी जो आपके फ्लूड होते हैं, फ्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज से आते हैं। वाटर की मात्रा अधिक हो जाती है जल की, तो उस कंडीशन में होता है। डैम अगर आपके डैमेज हो जाते हैं जो पानी को रोक के रखता है तो उससे भी फ्लूड आ सकता है। फ्लूड को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका फ्लाश फ्लूड है, तो यहाँ पे कह रहा है फ्लाश फ्लूड आर द फ्लूड विच ऑकर्स विद इन 6 आवर ऑफ बिगिनिंग ऑफ द रेनफॉल, जो लगभग 6 घंटे वाटर होती है, एंड आर कैटेगराइज्ड बाय द कॉलमन क्लाउड एंड सर्वर थंडर स्टॉर्म्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो वो आपका इस प्रकार के साइक्लोन में आता है। उसके बाद आपका है रिवर फ्लूड। द रिवर फ्लूड आर caused by the precipitation over large catchment areas by the melting of snow। and थर्ड है आपका coastal flood। तो coastal flood are associated with the coastal when the ocean water comes in the land। उसके बाद आपका अर्थक्वेक के बारे में ये डिस्कस किया गया है, अर्थक्वेक क्यों आता है। भूकंप के बारे में पता होगा, जो हमारा उस कंडीशन में था, जो काठमांडू के नेपाल में आया था, जो कि काफी घातक था, बहुत ही प्रलय आया था उस कंडीशन में। तो उनके बारे में भी आप उसमें लिख सकते हैं क्या क्या हुआ था बेसिकली, और आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ग्राफ को एक मैंने पैराग्राफ को यहाँ पे ऐड किया है, और साइक्लोन में भी मैंने इस पैराग्राफ को ऐड किया है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। वीडियो सीरीज बनाने में कहीं ना कहीं मुझे मेहनत बहुत ज्यादा लगी है। तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।